हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपी पीएससी का सिलेबस। यूपी पीएससी के सिलेबस जब आप उठा के देखेंगे तो उसके अंदर जो 8वें नंबर का टॉपिक है वो है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरा स्पेशलाइजेशन भी ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में ही है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में। तो हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस पूरा कवर करेंगे तो लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। लेक्चर को पूरा देखेंगे तो ही मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो आपको आपके मेन एग्जामिनेशन में लिखने भी होंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करता रहूं। साथ ही जिस लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम आ जाएगा, आप ओपन करिए। वहाँ पर मैं आपको अगर ये पीपीटी और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही आप मेरी आरपीएससी की लिस्ट भी देख सकते हैं। लगभग 120 वीडियो जो है उसके अंदर है, तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। इवोल्यूशन ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसमें पढ़ने वाले हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अर्बन एंड रीजनल रोड डिज़ाइन, जियोमेट्री डिज़ाइन ऑफ रोड्स एंड इंटरसेक्शन सर्वे एंड स्टडीज़। ये सारे के सारे टॉपिक लगभग थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Evaluating urban structure planning and management as city transport system are crucial aspect of urban development. These two areas are closely intertwined as transportation infrastructure and urban structure have a significant impact on each other. ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या हो गया? आपके सिटी में कितने रोडवेज हैं, कितने रेलवेज हैं, है ना, रेलवे लाइन के लिए कितनी जगह है, फ्लाईओवर कितने हैं, मेट्रो स्टेशन कितने हैं, ये सब का सब ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर। और अर्बन स्ट्रक्चर मतलब आपकी बिल्डिंग्स हैं, वो हाई रेज बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग है, ये सब अर्बन स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर, सबसे पहले अर्बन स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसका इवोल्यूशन होता है लैंड यूज प्लानिंग। एनालाइज द एग्जिस्टिंग लैंड यूज पैटर्न्स विद इन द सिटी इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज। इवोल्यूट हाउ वेल दीज लैंड यूजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंटीग्रेटेड। तो सबसे पहले हमारी जो सिटी है उसके अंदर हमने कौन कौन से एरिया में रेजिडेंशियल एरिया दिया हुआ है या हमने कमर्शियल एरिया दिया हुआ है, और वो आपस में कितने अच्छे से इंटरकनेक्टेड हैं और लैंड यूज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बारे में हमें देखना होगा। दूसरा, डेंसिटी एंड जोनिंग। एसेस द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड जोनिंग रेगुलेशन। हाई डेंसिटी एरिया ऑफन प्रमोट वोकेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज, वाइल जोनिंग रेगुलेशन कैन इम्पैक्ट अर्बन स्प्रॉल। अब देखिए क्या होता है कि जोनिंग रेगुलेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर हाई डेंसिटी मतलब एक ही एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पर हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिटी बस आ गई आपकी, है ना, आपका जो पब्लिक ऑटो जो होते हैं ना, जो शेयरिंग ऑटोज होते हैं, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। Accessibility. Evaluate how accessible essential services, hospitals are to different parts of the city. Ensure that residents have easy access to these amenities. तो आपके यहाँ पर कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, जो भी पार्क हैं, है ना, इनके लिए जो रास्ता है कितने इजीली वो एक्सेसिबल है, कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा घूमकर तो नहीं जाना पड़ता है या वहाँ पर कंजेशन का सामना तो नहीं करना पड़ता। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जामिन द क्वालिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड, यूटिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस, इंश्योर दैट दे मीट नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सूरत सिटी का। सूरत सिटी जो है, जिसे हम बोलते हैं फ्लाईओवर सिटी भी बोलते हैं, वहाँ मोर देन 125 जो है फ्लाईओवर होते हैं। इतने फ्लाईओवर इंडिया के किसी भी सिटी के अंदर नहीं है। वहाँ क्या हुआ कि अचानक से पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब उसको डिमांड को मैच करने के लिए वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो फ्लाईओवर्स हैं वो बनने लगे। ठीक है, तो वो उसकी डिमांड को, नीड्स को, पॉपुलेशन की नीड्स को कंप्लीट करना चाहिए, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ग्रीन स्पेस, एसेस द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ parks and green space, they contribute the overall quality of life and environmental sustainability। तो इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए जो भी पार्क्स अवेलेबल हैं, है ना, ग्रीन स्पेसेस अवेलेबल हैं। इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है और एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबल बनता है। अफोर्डेबिलिटी, कंसिडर द अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर रेजिडेंट्स। इवैल्यूएट वेदर देयर इज अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। तो अफोर्डेबिलिटी भी आपकी सिटी के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए कि हर इनकम ग्रुप का व्यक्ति वहाँ पर आराम से रह सकता है, उनके लिए घर, फ्लैट्स की व्यवस्था हो। सोशल इक्विटी, एनालाइज हाउ डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स, income minority are affected by urban structure. Ensure that there is a equity in access to resource and opportunity.
तो हमें सोशल इक्विटी का भी ध्यान में रखना है कि हर जाति का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है और उसको इक्वली चीज़ें वहाँ पर मिले। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले हम करते हैं ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस। कंडक्ट ट्रैफिक फ्लो असेसमेंट टू आइडेंटिफाई कंजेशन पॉइंट्स, ट्रैफिक वॉल्यूम, पीक आवर्स, यूज टूल्स, ट्रैफिक मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। तो एक पी बॉक्स सर्वे होता है, परफॉर्मेंस बॉक्स सर्वे होता है। उसमें आप क्या करते हैं, अपनी बाइक पर, ऑटो पर, कार के ऊपर जो है एक पी बॉक्स लगाते हैं और उससे पूरी सिटी का एक चक्कर काटते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर, उसमें फिर वो स्पीड का ग्राफ आ जाता है, किस किस लोकेशन पे जो है आपकी स्पीड धीरे हुई, किस लोकेशन पर आपको ब्रेक लगाने पड़े, तो वो स्पीड का जो वेरिएशन है वो पूरा शो कर देता है। तो हम एक फ्लो का एनालिसिस कर सकते हैं। कंजेशन पॉइंट वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही किसी पर्टिकुलर चौराहे जहाँ पर कंजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम, मतलब जो ट्रैफिक है उसका वॉल्यूम काउंट कर लेते हैं और ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है उसे हम पैसेंजर कार यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, पीसीयू, है ना। मतलब कहने का मतलब पीसीयू में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान सकते हैं, आपको इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि दो बाइक अगर साथ में चल रही है तो वो एक कार की जगह घेरेगी, है ना। इस टाइप से आप मान लो एक ट्रक अगर चल रहा है, जो मल्टी एक्सल वाला ट्रक है आगे वाला, तो वो लगभग उसकी 4.5 के आसपास जो है पीएसयू होती है। एक बस जो है उसकी पीएसयू 3 के आसपास होती है। तो वो 3 कार के बराबर आप तरह से बोल सकते हैं, ये रोड के अंदर वो जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसलिए उसको काउंट हम पीसीयू में कन्वर्ट करते हैं। फिर पीक आवर्स का हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में सुबह 5 बजे आप रोड पर निकलेंगे तो वहाँ पर पीक आवर्स, वहाँ पर आप क्या फ्री फ्लो स्पीड पर जा सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी जितना आपको स्पीड कंफर्टेबल लगती है आप उस स्पीड 70, 80, 90 पर चला सकते हैं। लेकिन क्या सुबह 8 बजे जब स्कूल बस निकलने लग जाएगी, 9 बजे जब लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकलेंगे, 10 बजे जब लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकलेंगे, ये पीक आवर्स होते हैं डे के। और इवनिंग 4 to 7 और 8 जो हैं वो पीक आवर्स होते हैं इवनिंग के। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, evaluate the effectiveness and coverage of public transport systems including buses, subway, trams, commuter train, ensure they are integrated with अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने आपको बताया, जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ। दिल्ली में क्या होता है, आप आपके घर से बाहर निकले, आपको एक तांगे वाला रिक्शा मिला या नॉर्मल रिक्शा मिला, उसने आपको मेट्रो स्टेशन के नीचे छोड़ दिया, आप वहाँ से गए मेट्रो स्टेशन में एक दूसरी जगह पे गए, वहाँ से निकले, वहाँ से तांगे या रिक्शे में बैठे अपने ऑफिस आ गए, है ना। ऑफिस में आपने काम किया, वापस यहाँ से तांगे या रिक्शे में बैठे मेट्रो स्टेशन गए, मेट्रो से वहाँ आए, वहाँ से वापस आप अपने घर पर आ गए। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड होने चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट वॉकिंग एंड साइकिलिंग बाय असेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ साइड वॉक्स, बाइक लेन्स एंड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें क्या करना है कि जो वॉकिंग और साइकिलिंग को भी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्या आता है, फुटपाथ आता है ना, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है, इसको बढ़ावा देना है। रोड इंफ्रा, रिव्यू द कंडीशन ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई मेंटेनेंस नीड्स एंड प्लान फॉर रोड एक्सपांशन और इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। अब जो सिटी है जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो वहाँ पर हमें न्यू रोड्स की भी आवश्यकता पड़ती है, नए नए रोड भी हमें बनाने होते हैं। और जो एग्जिस्टिंग रोड है अगर उसमें किसी कारण से गड्ढे हैं, पोर्ट्स हैं, होल्स हैं, तो उन्हें भी हमें रिमूव करना है, उनका मेंटेनेंस करवाना भी हमारा ही काम है। Environmental impact, assess the environmental impact of the transportation system including emission, air quality, noise pollution, implement measures to reduce negative environmental impact। जब ट्रैफिक फ्लो होता है तो ट्रैफिक से क्या होता है, आपको पता है कि जहरीली जो गैसेज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर निकलती है। जब एनवायरनमेंट के अंदर निकलती है तो उससे क्या होगा, उसकी एयर क्वालिटी, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी प्रभावित होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इन सबको हमें अलग अलग मशीन्स आती है, उनके थ्रू मेजर्स करके उससे रिलेटेड जो रिमीडियल मेजर्स है वो हमें लेने पड़ेंगे वहाँ पर। सेफ्टी, एनालाइज एक्सीडेंट डेटा एंड इंप्लीमेंट सेफ्टी मेजर्स सच एज ट्रैफिक लाइट, क्रॉसवॉक, स्पीड लिमिट टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड फैसिलिटीज़। तो जब भी कभी आप एक नॉर्मल रोड से जाते होंगे, वहाँ पर मान लीजिए कोई स्कूल आता है तो पहले एक बोर्ड आता है कि स्कूल अहेड, फिर जब स्कूल आने वाला होता है वहाँ पर एक ब्रेकर होता है, स्कूल खत्म होता है वहाँ पर एक ब्रेकर होता है जो कि आपकी स्पीड को स्लो कर देगा, है ना। या फिर कई जगह लिखा होता है घनी आबादी वाला एरिया, कई ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इस टाइप के कुछ मेजर्स लेते हैं। इंटरमोडल कनेक्टिविटी, प्रमोट सीमलेस ट्रांसफर्स बिटवीन डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज बस, ट्रेन, सबवे, क्रिएट इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने घर से निकले, ऑटो में बैठे, मेट्रो पहुँचे, मेट्रो के बाद आप सिटी बस में पहुँचे, सिटी बस से आप वापस ऑटो में बेचे, आपने ऑफिस पहुँचे। तो ऐसा एक इंटीग्रेशन आपके जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके बीच में होना चाहिए। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन,
implement technology solution like real time traffic management, digital payment system to enhance the efficiency of ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज की तारीख में जब भी आप टोल जाते हैं, पहले टोल पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी। अभी जो है RFID सिस्टम है ना, जिससे रेडियो एक्टिव जो है बोल सकते हैं कि किरणें निकलती हैं, वो आपका जो QR कोड आपकी गाड़ी के आगे लगा होता है उसको स्कैन करती है और वो बैलेंस अपने आप कट जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो आजकल हम जैसे रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो सिग्नल डिज़ाइन करते हैं, तो आजकल वो क्या करता है कि सेंसर डिटेक्ट कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल जो है वो चेंज होते रहते हैं। पब्लिक इंगेजमेंट, इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द प्लानिंग प्रोसेस एंड गैदर फीडबैक टू इंश्योर दैट ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग अलाइंस विद द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द रेजिडेंट्स। तो जो भी रेजिडेंट्स हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग होनी चाहिए, रोड्स की प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी रोड आप बना रहे हैं उसको फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग ग्रोथ होती है व्हीकल की, 5% पेसिमिस्टिक, 7% न्यूट्रल और 9%, ऐसे करके 3 तरह से आप एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है रीजनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम आपका सिलेबस जल्दी निपटाना चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और साथ ही आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो। ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ लार्जर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क दैट सर्व ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया ऑफन encompasses multiple cities, town and rural areas. These systems are essential for connecting people, goods, services within a region, and they play a significant role in promoting इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनहेंसिंग एसेसिबिलिटी एंड रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन। रीजनल, अब रीजन के अंदर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, तो उनके बीच जो कनेक्टिविटी है, स्पेशली जो हाईवे है वो अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिव होना चाहिए। टाइम टू टाइम वहाँ से बसेस जो है वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरी दिशा में जो है बसेस आनी चाहिए ताकि इजीली लोग वहाँ पर आ सकें और जा सकें। रीजनल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, रीजनल अथॉरिटीज़, many regions have dedicated authorities and agencies responsible for coordinating planning regional transportation. These body work ensure consistency, efficiency and integration across various mode of transportation within the region. अब उस रीजन में जैसे मैं आपको बात करता हूँ, 2 रीजन है, आप आपके यहीं का ले लीजिए, मान लीजिए लखनऊ और प्रयागराज हैं, 2 मेजर सिटी है, या बनारस है पास में, जो भी 2 सिटीज़ हैं, तो उनके बीच में क्या होता है कि हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में एक बस और हर 2 घंटे में एक ट्रेन कहीं ना कहीं उनके बीच में चलती है। तो वो क्या केस होगा कि उसके लिए अलग से अथॉरिटीज़ होती है। रेलवे का रीजनल प्लान अलग होता है, हाईवे का रीजनल प्लान अलग होता है, ताकि वो कंसिस्टेंस रह पाए, एफिशिएंसी और इंटीग्रेशन उनके बीच में, वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बीच में हो पाए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से हैं रीजनल में? सबसे पहला आता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। रीजनल रोड नेटवर्क इंक्लूडिंग हाईवेज, आर्टेरियल रोड एंड लोकल रोड्स। दीज नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स विदिन एंड बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स। आर्टेरियल रोड्स क्या होते हैं? जैसे सबसे ऊपर जो आते हैं वो आते हैं आपके एक्सप्रेस वे, है ना, जो सिटी के बाहर होते हैं। फिर हाईवे आते हैं, ये भी सिटी के बाहर हो या सिटी की पेरीफेरी में होते हैं। आर्टेरियल रोड होते तो सिटी की पेरीफेरी में ही हैं, लेकिन ये क्या जो होते हैं, सिटी के जो मेजर रोड होते हैं उन्हें हम आर्टेरियल रोड बोलते हैं। बाकी लोकल रोड्स होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि बस, commuter rails, other public transit service and critical for providing efficient and sustainable transportation option within the region. Integration with urban public transit system is essential. तो जो भी public transport system है, भले वो सिटी बस हो, भले वो मेट्रो ट्रेन हो, कम्यूटर ट्रेन हो, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन जो है ये efficient और sustainable ऑप्शन होते हैं जो कि हमें रीजन के बीच में प्रोवाइड करने चाहिए। रेल ट्रांसपोर्टेशन, रीजनल रेल नेटवर्क्स कनेक्ट सिटीज एंड टाउन्स ऑफरिंग ए कन्वीनियंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू रोड ट्रांसपोर्टेशन फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड फ्राइट। तो रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या कर रहा है कि दोनों रीजन के बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो कनेक्ट कर रहा है ना। और इससे क्या होता है, मेन सबसे जो होता है इकोनॉमिकल होता है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। जब आप लोकल में जाते हैं तो लगभग आप 300 किलोमीटर का किराया आपका 125-150 के अराउंड होता है, मतलब बहुत ही सस्ता आपको किराया वहाँ पर मिल जाएगा। एयर ट्रांसपोर्टेशन, रीजनल एयरपोर्ट सर्व्स एज गेटवे ऑफ द रीजन एंड मे ऑफर कनेक्शन टू द लार्जर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दे आर एसेंशियल फॉर बिजनेस एंड टूरिज्म।
जैसे दिल्ली लार्जर है, मुंबई लार्जर है, कलकत्ता लार्जर है, विशाखापट्टनम लार्जर है ना, ये बड़े बड़े जो है। तो आपके यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइट आपके एरिया में जाएगी, वो इंटरनेशनल से कनेक्ट करेगी, फिर इंटरनेशनल जो है आगे फ़्लाइट्स जाती रहेगी और वो बाहर भी जा सकती है। कई जगह पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारा इंडिया जो देश है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ और पानी की हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी जो वाटर बॉडीज़ के अंदर, रिवर लेक्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिससे गुड्स और पीपल का मूवमेंट होता है, उसे हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, टर्मिनल्स एंड स्टेशन, रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम टिपिकली इंक्लूड टर्मिनल्स एंड स्टेशन फॉर वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज बस टर्मिनल, ट्रेन स्टेशन एंड रीजनल एयरपोर्ट्स। तो टर्मिनल्स होने चाहिए, स्टेशन होने चाहिए, जैसे बस अड्डा होता है आपका, रेलवे स्टेशन होता है, रीजनल एयरपोर्ट होता है। इंटरमोडल कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एट की हब्स और इंटरमोडल फैसिलिटीज इंप्रूव द इफिशियंसी एंड कन्वीनियंस ऑफ द ट्रांसफ़र। तो वही ऑब्वियसली बात, जैसे आप बस से उतरे, बाहर निकले, वहाँ आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, यहाँ 10-10 रुपये में, 20-20 रुपये में आपको पर्टिकुलर जगह पर ले जाएंगे, ठीक है। तो वो इंटरमोडल कनेक्टिविटी कहलाती है। मेंटेनेंस एंड अपकीप, एडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल टू इंश्योर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। तो हमें प्रॉपर जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए, और सेफ्टी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए। रीजनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, डेवलप इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल ट्रांसपोर्टेशन प्लान दैट कंसिडर द रीजनल ग्रोथ, लैंड यूज एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। दीज प्लान्स में इन्वॉल्व फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। तो दोनों सिटीज़, अगर मान लो सिटी ए है और सिटी बी है, ये दोनों सिटीज़ जो है ग्रो कर रही है, इनके बीच ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यापार है ना, वो कैसे बढ़े उसको, और कैसे फ्यूचर में जो ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या ग्रोथ रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू मैनेज ट्रैफिक कंजेशन सच एज इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रैफिक सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन, कंजेशन प्राइसिंग। अब कंजेशन प्राइसिंग क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा बोल सकते हैं कि जैसे CBD जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पर जब अपनी कार आप पार्क करेंगे तो वहाँ पर आपको जो पे करना है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। एक दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे जो पीक आवर्स होते हैं 8 से 11, है ना, वहाँ पर आप कई बार ऐसा होता है कि उस जगह पे आपको पार्किंग का या टोल का पैसा ज़्यादा लिया जाता है कहीं बाहर वाले शहरों में। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप निकलते हैं तो इससे क्या होगा कि आप कंजेशन, क्योंकि ये पीक टाइम है, यहाँ पर सभी को निकलना है, तो या तो आप पहले निकलेंगे या आप बाद में निकलेंगे, तो उस केस में आपको पैसा कम देना होगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं कंजेशन प्राइसिंग। मतलब जहाँ पर कंजेशन डेवलप हो रहा है जैसे जैसे, या ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो भी हमारी इंक्रीज होती रहेगी। ट्रैफिक सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन, ये भी ट्रैफिक मैनेजमेंट में काम आता है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर हम ब्लूटूथ का बोल सकते हैं कि आप जो RFID है, आपकी जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल है, इनका हम यूज़ करते हैं। सेफ्टी मेजर्स, एनएन सेफ्टी थ्रू मेजर लाइक रोड मेंटेनेंस, साइनेज, ट्रैफिक लॉ एनफोर्समेंट, पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स। तो ट्रैफिक से रिलेटेड हमें जो जो भी मेंटेनेंस है वो सिटी के अंदर सारी जगह पर, स्पीड लिमिट के साइड में आपने देखे होंगे कि 40 से ज़्यादा स्पीड लिमिट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 60 से ज़्यादा स्पीड लिमिट नहीं होनी चाहिए, है ना। इस टाइप से शार्प टर्न अहेड, इस टाइप की जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो साइनेज हैं वो लगे हुए होने चाहिए। ट्रैफिक लॉ का एनफोर्समेंट प्रॉपरली होना चाहिए, हेलमेट पहन के, सीट बेल्ट वगैरह इनका ध्यान रखना चाहिए। रीजनल फंडिंग एंड फाइनेंसिंग, funding sources, identify and secure funding sources for regional transport system, which may include government grants, user fees, toll and taxes. Public private partnership, consider public private partnership to finance operate regional transportation projects, especially for large infrastructure development. अब regional transportation का मैंने आपको बताया कि सिटी A से सिटी आपको B जाना है ना, तो गवर्नमेंट यहाँ क्या करेगी, आपको लैंड ऑक्यूपाई करके दे देगी, और यहाँ पर आप जो है बोल सकते हैं कि रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो कोई एक प्राइवेट प्लेयर करेगा, है ना। प्राइवेट प्लेयर जो है वो एक अब वो वहाँ पर क्या करेगा कि अगले 20 साल तक वो टोल लेगा, उस टोल का 70% वो रखेगा, 30% गवर्नमेंट को देगा, है ना। और जो भी हमें वो टोल कैसे डिसाइड होता है कि हमारी जितनी कॉस्टिंग बच रही है, फ्यूल की कॉस्टिंग बच रही है, टाइम की कॉस्टिंग बच रही है, टायर की कॉस्टिंग बच रही है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है टोल डिसाइड होता है। इसकी भी एक स्पेशल मेथड है। Sustainability and environmental consideration. Environmental impact assessment. Evaluate the environmental impact of regional transportation projects and implement sustainable practices to minimize adverse effect. Environmental impact assessment बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, क्योंकि जब हम हाईवे बनाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में आपको पेड़ पौधों की कटाई करनी पड़े,
है ना। इस क्योंकि रीजनल बीच बीच में सिटी और सिटी बीच के में ही मेजरली जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं ना, तो उस केस में एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हमें करना होना चाहिए। सस्टेनेबल मोड्स प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन मोड्स सच एज पब्लिक ट्रांजिट, साइकिल, वॉकिंग टू रिड्यूस द रीजन कार्बन फुटप्रिंट। तो आपको जनरली जो क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अगर हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी कम होगा। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट ITS टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन डिसिमेशन एंड ओवरऑल सिस्टम इफिशियंसी। ITS के थ्रू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में जो मैप लगा हुआ है वहीं पर वो शो हो जाता है, रेड आपको शो हो जाता है गूगल मैप के अंदर, है ना, कि आप यहाँ पर जो है वो जाम लगा हुआ है ना, कंजेशन है, आप जो है दूसरा रोड पकड़ लीजिए ताकि आप इजीली वहाँ पर पहुंच जाएं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोर इमर्जिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी लाइक ऑटोनोमस व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टू इंप्रूव रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आजकल सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल आ गए हैं, ऑटोनोमस व्हीकल आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। Accessibility and equity, ensure that regional transportation system is accessible all residents including those with disabilities or limited economic means, addressing equity concern is crucial for social inclusion। तो जो लोग हैं गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए आपको सिटी बस, है ना, आप सिटी बस भी आप 2 टाइप की चला सकते हो, AC वाली भी चला सकते हो, नॉन AC वाली भी चला सकते हो, जो जिस हिसाब से अफोर्ड कर पाए, सस्ती से सस्ती दर में आपको वो एसेसिबल होना चाहिए और इक्वली सबके लिए होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट, दोस्तों अभी तक भी आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। साथ ही क्या बोलते हैं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नज़र आ जाएगा। Transport and environment. The relationship between transport and environment is complex as transportation system have significant impacts on the environment including air quality, climate change, land use, ecosystem। ट्रैफिक जैसे ही बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर आता ही है। सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है एयर क्वालिटी के ऊपर, है ना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लैंड यूज़ जो है वो चेंज हो जाता है कि मान लीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा बसेस है, तो वहाँ पर अलग टाइप का लैंड यूज़ रेजिडेंशियल नहीं होगा, वहाँ कमर्शियल में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। मैनेजिंग दीज इम्पैक्ट्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिसेस इज क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो कुछ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिसेस है जो जरूरी है ताकि हम एनवायरमेंटल को कंजर्व कर पाएँ। सबसे पहला आता है इसमें एयर क्वालिटी, है ना, जिसे हम मेज़र करते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स से। अभी जो रिसेंट में है दिल्ली का, ये नवंबर का महीना चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 573 के भी ऊपर आ रहा है, जो कि 300 से ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। इमिशन, द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स सच एज कार, ट्रक एंड एयरप्लेन रिलीज पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर विच कैन हार्म एयर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। क्या होता है कि जब भी गाड़ी चल रही है तो आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे से जो है फ्लूम निकलता है, धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, और पार्टिकुलेट मैटर। क्योंकि टायर भी घिस रहा है तो उसके जो बारीक बारीक कण हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि एनवायरनमेंट में घुलते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि एयर क्वालिटी को भी हार्म करते हैं और पब्लिक की हेल्थ को भी हार्म करते हैं। पुअर एयर क्वालिटी कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिसीज, सांसों की जो डिसीज होती है, कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीज होती है, कार्डियोलॉजी जो वेन से रिलेटेड जो डिजीज होती है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है ना, ये ह्यूमन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ दोनों को अफेक्ट कर सकती है एयर क्वालिटी। Climate change, greenhouse gas emission. The transportation sector is a significant contributor to greenhouse gas emission, primarily in the form of carbon dioxide. These emissions trap heat in atmosphere and contribute to global warming and climate change। अब क्या हो रहा है, तो ये हमारे ऊपर एक ओजोन लेयर है, O3 की लेयर है ना। अब यहाँ क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है ना, N2, ये क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं और इसको ट्रैप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक और लेयर बना लेते हैं इसके नीचे, है ना, और ये कंटिन्यूस इसके से रिएक्ट करते रहते हैं और इसको क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। ऑक्सीजन हल्की होती है वो वापस नीचे आ जाती है, भारी होती है वो वापस नीचे आ जाती है, और क्या होगा कि ये वापस जो है वापस रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर क्या होता है कि एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। तो उससे हमें अल्ट्रावायलेट जो UV रेज है वो सूर्य से डायरेक्ट धरती पर आती है, धरती से जब वो टकरा के वापस जारी होती है तो ये यहाँ पर वो अल्ट्रावायलेट रेज ट्रैप हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो हमारा बोल सकते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग, है ना, क्या होता है वर्ड, ग्लोबल वार्मिंग होती है। मैंने आपको अच्छे समझा दिया। अल्ट्रावायलेट रेड्स आएगी, ज़मीन से टकराएगी और ऊपर जाने वो बाहर निकलने के टाइम पे यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी। इससे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मिटिगेशन स्ट्रेटजी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिस सच एज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांजिट, अल्टरनेटिव फ्यूल्स कैन हेल्प
रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द सेक्टर। तो जो भी ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इस टाइप की जो गैसेज हैं उनको हमें मिटिगेट करना है। लैंड यूज अर्बन स्प्रॉल, अर्बन प्लानिंग, transport system influence land use patterns and poorly planned transportation can lead to urban sprawl which consumes natural areas and increase the need of personal vehicles, है ना। अर्बन स्प्रॉल का मतलब क्या होता है कि लोग जो हैं सिटी की तरफ जाने लग गए, एक तरह से मतलब शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ गया है ना। लैंड यूज पैटर्न चेंज हो सकता है। पुअरली प्लान ट्रांसपोर्ट कैन लीड टू अर्बन स्प्रॉल, मतलब अगर आपका वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है तो वहाँ पर जो है जो रेजिडेंट्स है वो वहाँ से दूर जा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट सिटीज प्रमोटिंग कॉम्पैक्ट मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट कैन रिड्यूस द नीड फॉर कम्यूटर्स टू एक्सेसिव व्हीकल यूज लीडिंग टू मोर सस्टेनेबल लैंड यूज। तो कॉम्पैक्ट सिटीज़ हमें आजकल बनानी चाहिए कि मैंने आपको बताया ना कि जैसे एक आपकी बिल्डिंग है, 50 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसी के नीचे जो है सारी शॉप्स वगैरह, मार्केट पूरा अवेलेबल है, 3rd फ्लोर तक जो है वो यहाँ पर ऑफिसेज अवेलेबल हैं और यहाँ पर ही रेंट पे भी मकान अवेलेबल है ईजी रेट्स में, पास में एक बड़ा मार्केट। तो इस टाइप का हमें कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं व्हीकल का कम से कम यूज़ करें। नॉइज पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज, transportation system especially road traffic, airport generate significant noise pollution which can disturb local communities and affect the health and well-being of the residents। तो ट्रांसपोर्टेशन सोर्स जो भी हैं, जैसे कि आपका रोड का ट्रैफिक होता है, स्पेशली एयरपोर्ट से जो ट्रैफिक जो नॉइज़ निकलता है जब वो लैंड करता है या ऊपर की साइड उड़ता है, तब बहुत खतरनाक जो है नॉइज़ पोल्यूशन होता है। उससे आसपास में जो लोग रह रहे हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, उनको बीमारियाँ हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। नॉइज़ बैरियर एंड रेगुलेशन, द डेवलपमेंट ऑफ नॉइज़ बैरियर्स, quieter vehicle technologies and noise regulation can help mitigate the impact of transportation related noise pollution। तो जो आप घर बना रहे हैं, घर में भी आप noise related करा सकते हैं, है ना। उसके बाद नॉइज़ बैरियर्स, कई जगह नॉइज़ ऑब्जॉर्विंग इक्विपमेंट होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। और शांत व्हीकल आजकल हम यूज़ करने लगे हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है आप देखते हैं कि उसमें से आवाज़ जो है बहुत कम आती है। Ecosystem disruption, habitat fragmentation, roads and transportation infrastructure can fragment ecosystem, making it difficult to wildlife to move and access necessary resources। This can threaten biodiversity। तो जब हैबिटेट जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, स्पेशली जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनको भी डिफिकल्टी हो सकती है। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग डेजिग्नेशन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विद वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन कैन हेल्प मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो जैसे हम हाईवे बना रहे हैं, कोई जंगल है, अब उसके बीच में हमें हाईवे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन पार्ट जो है हाईवे के नीचे से ही निकाल देंगे या ग्रीन पार्ट को हम हाईवे के ऊपर से निकाल देंगे, ताकि जो वाइल्ड लाइफ वहाँ पर जो जीव जंतु हैं, तेंदुआ है, चीते हैं, डियर हैं, वो उस हाईवे से ना गुजरें और उनकी किसी भी कारण से उनको परेशानी ना हो। कई बार आपने देखा होगा रोड पर उनकी डेथ हो जाती है किसी व्हीकल के टकराने से, और इंसानों की भी डेथ हो जाती है इस वजह से, लेकिन वो पानी पीने मूव करते हैं इधर से उधर और रोशनी देखकर वो परेशान हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग हैवी ऑयल्स, मेटल, रोड साल्ट्स कंटेमिनेट सरफेस वाटर एंड अफेक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम। रन ऑफ फ्रॉम रोड्स कैन कैरी दीज पोल्यूटेंट इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जब बरसात हो रही है तो पानी जो है कहाँ जा रहा है, रोड पे जा रहा है, रोड से ही वो नालियों में जा रहा है, नालियों से तो ट्रैफिक में जो अलग अलग हैवी मेटल्स इंक्लूड होते हैं, ऑयल्स इंक्लूड होते हैं, बिटुमिनस मेटल इंक्लूड होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिलकर जो सरफेस वाटर है उसको भी वो गंदा कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंप्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग रन ऑफ इंक्लूडिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन लाइक वेजिटेटेड सोइल्स एंड परमिएबल पेवमेंट। आजकल परमिएबल पेवमेंट आ गए हैं। परमिएबल पेवमेंट में क्या होता है कि हम पेवमेंट, जो हमारा रोड का पेवमेंट होता है, जो ऊपरी भाग होता है, उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उसके ऊपर पानी जाता है तो वो अंदर चला जाता है और अंदर जो है उसको पानी को सोख लिया जाता है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन, public transit, expanding and improving public transit system reduce the number of private vehicle and road and lower emission। अगर हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रांसिट। जो पर्सनल व्हीकल हैं वो लोग कम से कम यूज़ करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप वॉकिंग और साइकिलिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं, डेडिकेटेड लेन उनके लिए बना सकते हैं। ईवी से क्या होता है कि ज़ीरो टेलीपेन इमिशन जो होता है, मतलब पीछे से जो उनके धुआं निकलता है वो जीरो होता है एंड उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली चॉइस बनाता है। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स सच एज बायोफ्यूल, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस कैन रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। आजकल आपने CNG का प्रयोग देखा होगा,
है ना। अभी हाइड्रोजन पे भी काम चल रहा है। मिक्स्ड मोडल ट्रांसपोर्टेशन, कंबाइनिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज इंटीग्रेटिंग साइकिलिंग विद पब्लिक ट्रांसिट कैन रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कम्यूटिंग। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी सिटीज़ में ये हो रहा है कि आजकल साइकिलिंग वहाँ पर मिलने लगी। जैसे आप आपके घर से बाहर निकले और 100 मीटर चले, है ना, 50 मीटर चले, वहाँ पर आपको एक साइकिल स्टैंड मिलेगा, वहाँ से आप साइकिल उठाइए, वहाँ से आप जो आपका पब्लिक ट्रांसिट का जो बस स्टॉप है या रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आ जाइए, वहाँ पर भी साइकिल स्टैंड होगा, वहाँ साइकिल खड़ी कर दीजिए, इस पे जाइए और अपने ऑफिस के लिए सफ़र कीजिए, ऑफिस उतरिए, वहाँ पर नीचे आपको साइकिल मिल जाएगी, अपने ऑफिस के पास वाले साइकिल स्टैंड पे उसको खड़ा कर दीजिए और यहाँ से आप ऑफिस जा सकते हैं। इस हिसाब से क्या होता है कि एक्टिव वॉकिंग को प्रमोट मिल रहा है और एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिक इवोल्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज। दोस्तों, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। 120 प्लस लेक्चर आपको मेरी आरपीएससी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। ये शायद 26वां लेक्चर है यूपीपीएससी का। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ही बार में एक ही लेक्चर आपका बने। और साथ ही टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, तो मैं ये पीपीटी आपको वहाँ पर दे दूँगा। इकोनॉमिक एवोल्यूशन इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग. It helps decision makers assess the economic efficiency and effectiveness of various transportation projects, policies and initiatives. इकोनॉमिक एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो हम ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी कैसे बनाएंगे, उसको इनिशिएटिव कैसे लेंगे, तो इकोनॉमिक पैसे का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहला जो इसमें आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज ए कॉमनली यूज्ड मेथड टू इवैल्यूएट ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज. इट कंपेयर्स द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट इट जनरेट्स. ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स विद पॉजिटिव नेट बेनिफिट्स द मोर लाइकली टू रिसीव फंडिंग एंड सपोर्ट्स. तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। क्या हो रहा है कि जैसे सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण करके दी और वहाँ पर XYZ एक कोई कंपनी है, उसने एक फ्लाईओवर का निर्माण, सॉरी फ्लाईओवर नहीं, उसने एक 70 किलोमीटर के एक हाईवे का निर्माण किया जिसकी कॉस्ट 4 लेन है। पर लेन की कॉस्ट जो है 3 करोड़ रुपए के आसपास है। 70 इंटू 4 लेन है तो 12 मान लीजिए, 12 इंटू 70 लगभग उसकी जो कॉस्टिंग है वो 70 इंटू 12 लगभग 840 करोड़ या 1000 करोड़ के आसपास उसकी कॉस्टिंग है। ठीक है, अब ये 1000 करोड़ आज तो देने नहीं है ना, धीरे धीरे वो अलग अलग फेजेस में बनेगा और हमें भी आज पे नहीं कर सकती, ना गवर्नमेंट पे कर सकती है। प्राइवेट प्लेयर आते हैं तो वो देखते हैं कि इस रोड पर ट्रैफिक का ग्रोथ जो है वो 5% है सालाना, 7% है सालाना या 9% है सालाना। उसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा कि मान लीजिए उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा, जब उस पर टोल वसूलने लगेंगे, शुरू में जो है उसकी कॉस्ट, एग्जिस्टिंग कॉस्ट कुछ है और धीरे धीरे वो कॉस्ट जो है उसकी मेंटेनेंस की इतनी कॉस्ट तो उसकी लग चुकी है, फिक्स्ड कॉस्ट, और ये धीरे धीरे उसकी मेंटेनेंस हर 5 साल में उसको मेंटेन करना पड़ेगा, एक कॉस्ट है। और धीरे धीरे वो क्या होगा कि यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर से जीरो से आपका जब टोल वसूलना चालू होगा, धीरे धीरे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर वो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, इसे ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। तो इस टाइप से ये कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं ताकि जिस क्षण पे वो जो टोल कलेक्शन है वो उसके मेंटेनेंस प्लस एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ से वो कंपनी जो है प्रॉफिट में आ जाएगी। इसमें 7 साल, 8 साल, 10 साल का अलग अलग टाइम लगता है, उसके बाद वो प्रॉफिट में, क्योंकि उन्होंने आज पैसा दिया और उसका ब्याज जो है अगले 20 सालों में भरना है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा डबल तिबल चौबल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, capital projects. Economic evolution is used to assess the feasibility and economic viability of large scale transportation infrastructure projects such as building new highways, bridges और public transportation system. इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, अलग अलग जो ब्रिजेस हम बना रहे हैं, क्या बोल सकते हैं कि उनका इकोनॉमिक इवोल्यूशन करना है और फिजिबिलिटी एनालिसिस हम करते हैं कि हम जो ब्रिज बना रहे हैं, हम जो फ्लाईओवर बना रहे हैं, है ना, उसको लोग यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे ब्रिज हैं जो आधे बने हुए आपने देखे होंगे, है ना, वो किसी कारण से अटक गए, किसी ने ज़मीन पे केस लगा दिया, या ब्रिज बने पड़े हैं तो वो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे हम उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्राइसिंग, प्राइसिंग मैकेनिज्म. इकोनॉमिक एवोल्यूशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर transportation service. For example, road pricing schemes, congestion pricing, tolls are assessed for their economic impact and effectiveness in managing traffic, raise revenue.
मैंने आपको बताया ना, प्राइसिंग की अलग अलग मैकेनिज्म होती है कि टोल में भी आजकल हम नया सिस्टम लाने वाले हैं कि 8 बजे से 11 बजे मॉर्निंग में और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, जब जैसे दिल्ली है, दिल्ली से गुड़गांव आप जाते हो या दिल्ली से आप नोएडा आते हो, तो इन ट्रैफिक पे जो है बहुत सारा ट्रैफिक आता है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं बहुत काम करने जाते हैं दिल्ली में। तो अब शाम के टाइम पे पीक आवर पर ही उन सबको निकलना है, तो उस टाइम पर कई बार जो है टोल के ऊपर जाम देखने को मिल जाता है। खैर आजकल तो RFID सिस्टम आ गया तो इतना नहीं, लेकिन जब पहले सिंगल पैसे कटने पड़ते थे तब ये बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती थी। तो उस टाइम पे क्या है कि जो 8 से 11 के बीच में आएगा उसे 1.5 गुना टोल देना पड़ेगा, 4 से 7 के बीच में आएगा 1.5 टाइम्स टोल देना पड़ेगा। तो लोग उसको एक्स्ट्रा पैसे को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा अर्ली निकलेंगे या लेट जाएंगे। ठीक है। Public transit investment. Public transit expansion, economic evolution is used to determine the whether investment in public transit, including the expansion of bus and railway networks, are economical justified. This evolution includes assessing factors like ridership, revenue, environmental benefits. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपांशन हमें करना है कि लोगों से जो हमें रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो सही है या नहीं है, किन किन रूट पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है, कितनी न्यू बसेस की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेट्रोल जो होता है वो सब्सिडाइज रेट्स पर मिलता है, उसे पे टैक्स नहीं लगता है ना, टैक्स फ्री पेट्रोल मिलता है। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो रेट्स होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है। Transport technology and innovation. Technology adoption and evolution helps policymaker assess the economic viability of adopting new transportation technologies such as electric vehicle, autonomous vehicle and alternative fuels which can have long-term economic impact and transportation sector. तो हम आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स का यूज़ करने लगे हैं, या ट्रैफिक सिग्नल लाइटिंग होती है तो अवेयरनेस फैलाते हैं कि वहाँ पर आप अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए, है ना। तो इस टाइप से कुछ हमें इनोवेशन करने पड़ेंगे जिसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट आए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, EIA ऑब्वियसली बात, जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, पॉलिसी मेकर जो है उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन या सस्टेनेबल और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन अल्टरनेटिव की तरफ हम सोच सकते हैं। यूजर चार्जेस एंड टैक्सेस. रोड यूजर चार्जेस, इकोनॉमिक एवोल्यूशन कैन डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रोड यूजर चार्जेस, फ्यूल टैक्सेस, व्हीकल फीस एंड फाउंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस. सबको पता है कि आप जो है पेट्रोल जो आप खरीदते हैं ना, पेट्रोल के ऊपर जो है एक टैक्स लगता है ना, रोड टैक्स लगता है, मतलब रोड का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके ऊपर भी, पेट्रोल के ऊपर भी हम लोग टैक्स देते हैं. लैंड यूज डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक एवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट असेसिंग द इकोनॉमिक implication of land use and zoning policies that impact transportation patterns such as promoting mixed use development which can reduce the need for long commutes. तो मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को हम बढ़ावा दे सकते हैं अर्बन प्लानिंग के थ्रू. मैंने बार बार बता चुका हूँ कि एक ही जगह पर रहना, शॉपिंग, बेसिक जो अस्पताल है पास में, बेसिक कम्युनिटी सेंटर, ये सब चीज़ें आसपास ही मिल जाएगी. तो लॉन्ग कम्यूट, ज़्यादा दूर जाने से हम लोग बचेंगे, कभी कभी जाएंगे. एसेसिबिलिटी एंड इक्विटी, सोशल और इकोनॉमिक इक्विटी हमेशा जरूरी है. जो भी सोशल स्टेटस है, अलग अलग लोग सब हर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन पे कर कर और यूज़ करने के लिए सक्षम है. फंडिंग एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, इकोनॉमिक एवोल्यूशन हेल्प डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. डिफरेंट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट, अलाइनमेंट विद द रीजनल डेवलपमेंट गोल्स. तो जो भी आपने रीजनल डेवलपमेंट गोल बनाए हैं उनके अलाइनमेंट के थ्रू जो भी उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट हैं उनको आप जो है फंड एलोकेट कर सकते हो. Cost effectiveness, operational maintenance cost, economic evolution includes an assessment and ongoing operation and maintenance cost of transportation system and the cost effectiveness of different maintenance strategies. तो ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए टाइम से. और जो हाईवे हैं उनके हर 5 साल में एक बार जो मेंटेनेंस होता है, हर 3 साल में, 5 साल में न्यू लेयर होती है. Policy trade-offs, policy decision making, economic evolution allows policymaker to make informed choices by weighing the economic cost and benefit of different transport policy projects and take. अब देखिए क्या होता है जैसे हमने सर्वे पढ़े थे, मैंने आपको वहाँ पर भी बोला था कि क्या होता है कि जैसे एक हाईवे है या एक रोड है, अब यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंजेशन हो रहा है. अभी यहाँ पर ना ट्रैफिक पुलिस वाला रहता है, ना यहाँ पर ट्रैफिक लाइट रहे. अब एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप यहाँ पर फ्लाईओवर बना दो ताकि नीचे वाले नीचे निकल जाएंगे, ऊपर वाले इजीली ऊपर निकल जाएंगे, है ना. चौराहा है ये, ठीक है. अब ये बनाना थोड़ा महंगा पड़ता है. अगर वहाँ पर सॉल्यूशन ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक उसको सिग्नल लगाकर हो रहा है तो फिर हम फ्लाईओवर की तरफ क्यों जाए. इस टाइप से हम उसका इकोनॉमिक इवोल्यूशन करते हैं. इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एवोल्यूटिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट एंड पॉलिसीज कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर इफेक्ट ऑन जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डेवलपमेंट. अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर अच्छा है, इजीली लोग वहाँ पर आ पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सिटी की रीजनल डेवलपमेंट भी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है.
अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दोस्तों आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। इतनी मेहनत से बिना पानी पिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और टेलीग्राम चैनल जो है वो लिंक में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम जानते हैं अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग दी पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अर्बन एरियाज। शहरीकरण का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सिटी है, आपका जो एरिया है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी है, साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जिससे क्या हो रहा है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। और जब पॉपुलेशन ग्रो होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो होती है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। देखते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रैफिक कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है जाम लगना। क्या होता है, आप देखते हैं कि सिटी के अंदर जो है पीक आवर्स, जो मैंने आपको बताया ना कि मॉर्निंग में 8 to 11 और इवनिंग में 4 to 7 लंबे लंबे जाम आपको देखने मिलेंगे अलग अलग चौराहे के ऊपर। कंजेशन में क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है ना। Inadequate infrastructure. Rapid urbanization can outpace infrastructure development, leading to inadequate road networks, bridge, public transportation system. This lack of infrastructure can exacerbate congestion and hamper the movement of goods and people. अब क्या होता है, अचानक से मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी आपके शहर में आई है, उसकी वजह से अचानक से जो है रोज़गार बढ़ने लगा। आपकी सरकार कोई नई पॉलिसी ले आई, वहाँ पर आपने बहुत सारी ज़मीन अलॉट कर दी अलग अलग कंपनीज़ को, अलग अलग फैक्ट्रीज़ को, वहाँ पर मजदूर बढ़ गए, है ना। अचानक तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको संभाल ही नहीं पा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा जाम लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देखते हैं कि आपकी सिटी में जो हैवी व्हीकल्स हैं वो दिन के दौरान बंद होते हैं। वो क्यों होते हैं, ताकि जो सिटी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिगड़े ना। तो वो जब इस टाइप से जब बहुत सारे आपने चीज़ें अलाउ कर दी, तो वहाँ पर क्या होगा कि ट्रैफिक कंजेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और गुड्स एंड पीपल्स भी उसमें परेशान हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी व्हीकल हैं तो सीधी सी बात है, एक मेजर कंट्रीब्यूटर है जो ट्रैफिक से जो एयर पोल्यूशन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन में। पार्किंग प्रॉब्लम, जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ेगी तो पार्किंग भी एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इनएफिशिएंट पार्किंग कैन लीड टू इलीगल पार्किंग, लोग कहीं भी पार्क करके चले जाएंगे। रोड की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्यों लोग क्या करते हैं, जैसे ये मेरा 2 लेन रोड है ना, अब देखिए यहाँ पर वो लोग आधे आधे में जो है वो गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। तो अब इसकी जहाँ पर उसको 2 व्हीकल एक साथ निकलने थे, वहाँ पर वो एक ही व्हीकल निकल पा रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि रोड की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, कंजेशन जो जाम है वो भी बढ़ जाएगा। Public transport issues, inadequate in efficient public transport system can lead to a heavy reliance on private vehicles, overcrowding, unreliability and limited coverage and discourage the use of public transportation. तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर कम है, मान लीजिए सिटी बस की संख्या जो है आपकी सिटी में कम है, तो उस पर क्या होगा कि बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, अनरिलायबिलिटी हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, या तो लोग खुद का सेल्फ का व्हीकल लाएंगे जिससे कि पोल्यूशन बढ़ेगा, या फिर वो इससे डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। Accessibility and equity, rapid urbanization can lead to unequal accessibility transportation service with certain area of population being undeserved. This can create disparities in access of employment, education and healthcare. तो कई बार क्या होता है कि जो अपने से जो अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग भी होते हैं, वो सिटी बस में ऐसी जगह पर कम पसंद करते हैं, वो अपनी बाइक से या अपनी कार से मूव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि गरीबों के बीच में क्या बैठे हैं, इस टाइप से कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी ये चीज़ें हैं, है ना। तो इस कारण से ये परेशानी भी देखने को मिलती है। लैंड यूज जोनिंग, inadequate urban planning and zoning can lead to displaced development, increase the distance people need to travel for daily activities. This urban sprawl can contribute to longer commute times and increased traffic, है ना। लैंड यूज जोनिंग उसकी इफेक्ट हो सकती है। इससे क्या होगा कि जो लंबे अर्बन स्प्रॉल, जो जगह जगह पर मतलब बोल सकते हैं कि आप अर्बन स्प्रॉल हो गया है, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा लग गई है ना, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू लॉन्गर कम्यूट टाइम्स एंड इंक्रीज ट्रैफिक बढ़ा सकता है। रोड सेफ्टी के जो कंसर्न है, एक्सीडेंट्स कई देखने को मिलते हैं, इंजरीज देखने को मिलती है, फेटलिटीज़ मतलब मृत्यु, किसी की डेथ भी हो जाती है एक्सीडेंट्स में, आपने देखी होंगी। मैं रिजल्ट एज ए रिजल्ट एनवायरमेंटल पे बहुत बुरा प्रभाव आता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब जो पशु पक्षियों के पौधों रहने का है, जंगलों की कटाई हो जाती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। सिटी एक्सपांड टू नेचुरल एरियाज, तो सिटी जो है जैसे जैसे वो ग्रीन बेल्ट के एरिया में एक्सपांड करने लगती है, ये ग्रीन बेल्ट सिटी के आसपास में होता है,
तो वहाँ पर क्या होगा, जो लोग नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं जीव जंतुओं का, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। नॉइस पोल्यूशन, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अर्बनाइजेशन ब्रिंग्स मोर पीपल, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू हायर लेवल्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन विच कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ रेजिडेंट्स। आपको पता ही होगा, जो रेजिडेंशियल जोन होता है वहाँ पर दिन के दौरान 65 डेसिबल तक और रात के दौरान 55 डेसिबल तक अलाउड होता है नॉइस, है ना। और जो इंडस्ट्रियल होता है वहाँ दिन के दौरान 75 dB और रात के दौरान 65 dB तक वो अलाउ करते हैं, है ना। इससे ज़्यादा होता है तो वो नॉइस पोल्यूशन की श्रेणी में माना जाता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बन एरिया कैन लीड द क्रिएशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉन्क्रीट सरफेस ट्रैप्स हीट। दिस फिनोमेना कैन रिजल्ट द हायर टेम्परेचर इन सिटीज अफेक्टिंग एयर क्वालिटी एंड एनर्जी कंजप्शन। अब क्या हो रहा है कि हमने आजकल हर जगह पर क्या कर दिया है, कंक्रीट का जाल बिछा दिया। क्या कर दिया है, कंक्रीट का जाल बिछा दिया, मतलब बिल्डिंग है हर जगह कंक्रीट। तो वहाँ उसमें क्या होता है, जैसे सूर्य से जो गर्मी आई वो हीट जो है ना, वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। अब ट्रैप हो जाती है, ये फिनोमिना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है अर्बन हीट आइलैंड का। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर हीट ट्रैप, तो वहाँ पर गर्मी जो है, शहरों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू गाँव की तुलना में, है ना। तो वो हीट ट्रैप हो जाती है। अब उसके लिए आपको एयर कंडीशनर यूज़ करने पड़ते हैं, एसी यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे एनर्जी कंजप्शन होता है, पैसे का भी नाश होता है और वापस एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट होता है। डिमांड ऑफ एनर्जी, इंक्रीज अर्बनाइजेशन इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन पर्टिकुलरली फॉर ट्रांसपोर्टेशन विच कैन हैव इम्प्लीकेशन फॉर एनर्जी रिसोर्सेज, ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो एनर्जी की जो डिमांड है, वो कंजप्शन है, वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। एनर्जी रिसोर्सेज, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका जो इमिशन है वो भी बढ़ जाता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, दोस्तों आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक नहीं किया है, देखिए मैं एक के बाद एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा हूँ। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। आपने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए जानते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में। Traffic management refers the process of controlling and regulating the flow of traffic on roads and other transportation network to ensure the safety and efficient movement of vehicle and pedestrian. Effective traffic management is essential for reducing congestion, improving safety and optimizing the यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ, वहाँ पर जाम ना लगे, कंजेशन ना हो, लोगों की सेफ्टी हो, एक्सीडेंट्स हमें देखने को ना मिले और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली हो, वो इस टाइप के मूवमेंट को हमें, तो हम ट्रैफिक को मैनेज करना होता है। ट्रैफिक मैनेज हम किससे करते हैं, सबसे पहला हम करते हैं ट्रैफिक लाइट से। आपने देखा होगा हरी, लाल और पीली, है ना, ग्रीन, रेड और एम्बर, है ना। एम्बर मतलब हल्की सी वाइट येलो कलर की लाइट होती है, ये जाने का संकेत देती है, रुकने का संकेत देती है, ये बीच का टाइम होता है। एम्बर टाइम क्या होता है, जैसे ये चौराया है, अब मान लो कोई व्यक्ति क्रॉस करने लगा, ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ पर रेड ग्रीन ख़त्म हुआ, उसके बाद करीब 10 सेकंड का जो है, क्योंकि लास्ट व्यक्ति ने जैसे यहाँ, तो उसको यहाँ से यहाँ जाने में भी जो है टाइम लगेगा। तो अगर ये व्यक्ति यहाँ से निकलने लग गया तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो वो जो 4-5 सेकंड का जो टाइम होता है उसे हम एम्बर टाइम बोलते हैं। इससे क्या होता है, ट्रैफिक एडजस्टेड होता है, कंजेशन जो है मिनिमम होता है और ट्रैफिक जो है स्मूथली फ्लो करता है। रोड ट्रैफिक एंड मार्किंग्स, ट्रैफिक साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पीड लिमिट का साइन, वार्निंग का साइन, स्कूल अहेड, ब्रेकर अहेड, शार्प टर्न, है ना, डेड एंड, इस टाइप के आपने देखे होंगे। रोड मार्किंग, लेन मार्किंग, क्रॉस वॉक्स एंड अदर रोड सरफेस मार्किंग गाइड ट्रैफिक इंश्योर। आपने देखा होगा कि जो रोड हाईवे जो होता है उसके साइडों में जो है और बीच में जो है वाइट पट्टी मार्क होती है, तो ये क्या करती है, गाइड करती है एट दी नाइट में पूरे हाईवे पर ट्रैफिक लाइट्स लगाना जो है वो संभव नहीं होता है, तो उसके लिए हम रोड मार्किंग करते हैं। स्पीड लिमिट्स, अलग अलग जगह पर आपने स्पीड लिमिट्स के जो बोर्ड्स हैं वो देखे होंगे कि यहाँ पर स्पीड लिमिट 60 है, मेगा हाईवे पर जो है स्पीड लिमिट 120 एक्सप्रेस वे पर होती है, और अपने जो नेशनल हाईवेज है वहाँ पर स्पीड लिमिट होती है 100, जो नितिन गडकरी ने जिन्हें 2019 में बढ़ा दी थी। तो अलग अलग स्पीड लिमिट्स हम सेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चालान बनवा सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर्स, कंट्रोल सेंटर्स, मैनी अर्बन एरियाज have centralized traffic management centers that monitor real-time traffic congestion, responds to incident and adjust traffic signal timing as need to reduce congestion and improve traffic flow। कुछ कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशंस के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, ट्रैफिक को एडजस्ट करते हैं, सिग्नल टाइमिंग को भी एडजस्ट करते हैं और ट्रैफिक को फ्लो को इम्प्रूव करने में काम करते हैं। अब ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में मैनुअली भी कई लोग काम करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स को हम डिज़ाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, उसके अकॉर्डिंग में हम काम करते हैं।
इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज की नीड है, ITS जो है आज की नीड है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी से हम कैमरा सेंसर इनकी मदद से ट्रैफिक का डाटा जो है वो मैनेज करते हैं, रियल टाइम फ्लो है उसका पता लगाते हैं, कहाँ पर जाम कंडीशन है, कहाँ पर जाम कंडीशन नहीं है, इन चीज़ों का हम पता लगाते हैं। प्राइसिंग का जो बेनिफिट्स है वो देते हैं। कंजेशन प्राइसिंग मैंने आपको बताया, सम सिटीज इंप्लीमेंट कंजेशन प्राइसिंग वेयर व्हीकल्स आर चार्ज टू एंटर स्पेसिफिक एरिया ड्यूरिंग पीक आवर्स। दिस स्ट्रेटेजी कैन हेल्प टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड जनरेट रेवेन्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ स्थान ऐसे होते हैं सिटी के अंदर, सेंट्रल बिजनेस जो मेन एरिया होते हैं, अगर पीक आवर में कोई कार वहाँ पर आ रही है तो उसकी जो पार्किंग चार्जेस है, नॉर्मल पार्किंग चार्जेस अगर 20 रुपये है तो उस टाइम पर उसके पार्किंग चार्जेस 50 रुपये होंगे। इससे क्या होगा, जो लोकल लोग हैं वो अपनी कार को वहाँ ले जाने में जो है थोड़े से डिमोटिवेट होंगे। वो देखेंगे कि यार 50 रुपये एक बार में दूंगा, इससे बढ़िया मैं ऑटो में बैठ के आराम से चला जाता हूँ, मेरा पेट्रोल भी खर्च नहीं होगा। Public transport priority, dedicated lanes, giving buses and trams dedicated lanes and priority to traffic signals can encourage the use of public transport। आजकल क्या चल रहा है, एक सिस्टम होता है BRTS जिसे हम बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है आपसे, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, है ना। ये एक ट्रांजिट सिस्टम, अब इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका सिटी का रोड है ना। सिटी के रोड में क्या हो रहा है कि हमने ये जो लेन है यहाँ पर बीच में उसका बोल सकते हैं कि आप अलग से ऑफिसेज क्या टिकट खरीदते हैं वहाँ से, ये जो डेडिकेटेड लेन है ये केवल और केवल सिटी बस के लिए है ना। इस टाइप से जो डेडिकेटेड कॉरिडोर हम बना सकते हैं कि केवल और केवल इसमें सिटी बस ही चलेगी और कोई दूसरी गाड़ी इसके अंदर नहीं चल सकती। उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा बोल सकते हैं कि मूवमेंट आ रहा है ट्रैफिक का, वो ट्रैफिक मूवमेंट कम नहीं आएगा और बस जो सिटी बस है वो फास्ट चलेगी, जल्दी पहुंचेगी, इधर वाले ट्रैफिक से जहाँ जो कारें चल रही है उनसे वो जल्दी पहुंचेगी और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए दूसरे लोगों को एनकरेज करेगी। ट्रैफिक कामिंग मेजर्स, ट्रैफिक को ठंडा करने के मेजर्स, मतलब तेज ना चलाएं गाड़ी, स्पीड बम्प्स जो हम्प होते हैं इस टाइप के, जो ऐसे आपने देखे होंगे ना, स्पीड टेबल्स, अदर ट्रैफिक कामिंग मेजर यूज इन रेजिडेंशियल एरिया टू रिड्यूस स्पीडिंग एंड एनहेंस सेफ्टी। छोटे छोटे ब्रेकर आप यूज़ कर सकते हैं। राउंड अबाउट्स, आपने देखा होगा कि जब एक किसी आप इंटरसेक्शन को अप्रोच करते हो तो एक बड़ा सा वो होता है, अब उसमें क्या होता है कि ट्रैफिक फोर्सफुली धीरे 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 एंटर होता है, निकल जाता है अपनी अलग अलग लेन में, ठीक है। ऐसे कैसे सब ट्रैफिक वहाँ पर अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट्स, क्विक रिस्पॉन्स टू एक्सीडेंट एंड ब्रेकडाउन्स इन एसेंशियल टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन एंड इंश्योर सेफ्टी। मान लीजिए किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है या किसी का टायर फट गया, कुछ भी ब्रेकडाउन हो गया, परेशानी हो गई है, तो वहाँ पर जो टीम है वो क्विक रिस्पॉन्ड करे और ट्रैफिक को फटाफट से क्लियर करवाए। पार्किंग मैनेजमेंट, ऑन स्ट्रीट एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, इफेक्टिव पार्किंग मैनेजमेंट कैन रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड इंक्रीज दिस यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन मोड। प्राइसिंग, टाइम रेस्ट्रिक्शन, पार्किंग अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन प्ले ए रोल इन दिस। पार्किंग का मैनेजमेंट जो है प्रॉपर अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन मोड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ऑटो वगैरह का, है ना। पार्किंग से क्या होता है कि ट्रैफिक का कंजेशन जनरेट हो जाता है, तो उसको भी हमें रिड्यूस करने की तरफ काम करना है। तो अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम जो आजकल देखा होगा आपने, वर्टिकल पार्किंग एक नया सोल्यूशन आया है ना। वर्टिकल क्या, उसमें क्या हो रहा है, एक सिस्टम होता है कार वो ऊपर ले जाता है और 4th फ्लोर पर पार्क हो जाती है, उस टाइप से, है ना। pedestrian and cyclist safety, crosswalk and bike lanes, providing safe crossing points for pedestrian and dedicated lanes for cyclists is vital for their safety and encourage walking and cycling as an alternative mode of transport। तो पेडेस्ट्रियन अगर हमने हमारे रोड के साइड में एक डेडिकेटेड बाइसिकल लेन बना दी, है ना, बाइसिकल लेन बना दी अगर डेडिकेटेड, तो वहाँ पर केवल बाइसिकल चलेगी। फुटपाथ आपने अच्छा चौड़ा फुटपाथ बना दिया, या जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर फुटपाथ गाड़ियाँ अलाउ ही नहीं कर रहे हो आप, केवल पैदल चलिए आप वहाँ पर, ठीक है। एजुकेशन, ड्राइवर की एजुकेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट एफर्ट इंक्लूड पब्लिक एजुकेशन कैंपेन टू इन्फॉर्म ड्राइवर, साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन अबाउट रोड सेफ्टी एंड रूल्स, कि आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना है, आपको हेलमेट का यूज़ करना है। लॉ एनफोर्समेंट की, रेड लाइट अगर आपने तोड़ी तो फिर आपको वहाँ पर फाइन देना पड़ेगा। ऑटोमेटेड स्पीड कैमराज आजकल आ गए हैं, है ना। ट्रैफिक वॉल्यूशन एंड इम्प्रूव सेफ्टी, अगर आप वहाँ पर कुछ फ़ाइन जो है, जैसे हेलमेट पहनने का भी फ़ाइन जो है 1000 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया, 1000 रुपये से वो बात ही नहीं करते हैं। तो ये क्या है कि आपको एनफोर्स करते हैं कि आप वो काम करें जिससे आपकी सेफ्टी हो, इसको बोलते हैं लॉ एनफोर्समेंट। अर्बन एंड रीजनल रोड डिज़ाइन, आई होप आप लोग अभी तक अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। UPPSC या अदर पब्लिक सर्विस जो भी एग्ज़ाम है ATP को आप करना चाहते हैं, साथ ही आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहें, ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहें।
इसी के साथ अगर मैं बात करूँ टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अर्बन एंड रीजनल रोड डिज़ाइन। Urban and regional design involves the planning, layout, construction of road within the urban area across regions connecting different urban centers and rural areas. Road design takes into consideration of variety of factors including traffic volume, safety, land use, environmental concern and infrastructure needs. तो हो क्या रहा है कि हमें रोड को डिज़ाइन करना पड़ेगा जो भी वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन नीड्स है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। अर्बन रोड डिज़ाइन, अब जो अर्बन रोड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए ये मैं बताता हूँ आपको, कलेक्ट जैसे आपका घर है ना, तो घर के बाहर की जो पतली रोड होती है उसे बोलते हैं हम कलेक्टर रोड। क्या बोलते हैं? कलेक्टर रोड, है ना, कलेक्टर रोड, ठीक है। उसके बाद जो बाहर आती है, कनेक्ट होती है, वो होती है लोकल रोड, है ना। उसके बाद जो एक मेजर रोड होती है जो आपको हाईवे से पहले भी एक और बड़ी रोड होती है, ये होती है सब आर्टेरियल रोड। क्या बोलते हैं इसको? सब आर्टीरियल, है ना, आर्टेरियल। और जो सिटी की जो मेजर रोड्स होती है, रिंग रोड्स होती है, वो होती है आर्टीरियल रोड, है ना, जो कि इसको हाईवे से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? हाईवे से। ये कुछ क्लासिफिकेशन है रोड के। विड्थ एंड क्रॉस, द रोड विड्थ एंड क्रॉस सेक्शनल डिजाइन डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड लिमिट एंड अवेलेबल स्पेस। आर्टियल रोड्स आर वाइडर देन लोकल स्ट्रीट टू अकोमोडेट हायर ट्रैफिक। जो सिटी की मेजर रोड्स हैं वो ज़्यादा चौड़ी होगी, क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा ट्रैफिक अकोमोडेट करना है। हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं विड्थ को, ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है और आने वाले टाइम में किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, और स्पीड लिमिट हमारी क्या है। Pedestrian and bicycling facilities. Urban road design should include provision for pedestrian and bicycling infrastructure such as sidewalks, crosswalk, bike lanes and shared use path to promote safe and sustainable mobility. तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस सेफ और सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए? डेडिकेटेड पेडेस्ट्रियन, डेडिकेटेड बाइसिकल लेन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रांजिट कंसिडरेशन, अर्बन रोड डिजाइन अकोमोडेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नीड सच एज बस स्टॉप्स, ट्रांजिट लेन एंड बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर टू एनहेंस एसेबिलिटी। मैंने आपको बताया BRTS अलग से हम क्या करते हैं, सिटी बस के लिए एक अलग से कॉरिडोर आपने दे दिया, तो उसमें क्या होगा, वो जो सिटी बस है वो फास्ट मूव करेगी और साइड वाला ट्रैफिक जो है उससे स्लो मूव करेगा। ये क्या करेगा कि जो सिटी बस मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको यूज़ करने के लिए मोटिवेट करेगा। इंटरसेक्शन डिज़ाइन, इफिशिएंट इंटरसेक्शन डिज़ाइन इंक्लूड ट्रैफिक सिग्नल्स, राउंड अबाउट एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसवॉक प्ले क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग ट्रैफिक फ्लो एंड इंश्योरिंग। तो जो इंटरसेक्शन होते हैं, जो राउंड अबाउट होते हैं, मतलब चौराहे पर आपने देखे होंगे बड़े बड़े सर्कल होते हैं, वो क्या करते हैं, फोर्सफुली ट्रैफिक को स्लो कर देते हैं। ट्रैफिक तो वो सिग्नल्स तो पूरा का पूरा स्टॉप ही कर देते हैं, और राउंड अबाउट क्या करते हैं, उसको स्लो कर देते हैं। लैंड यूज इंटीग्रेशन, रोड डिजाइन शुड बी इंटीग्रेटेड विद अर्बन लैंड यूज प्लानिंग कंसिडरेशन फैक्टर लाइक कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रिक्रिएशनल एरिया टू सपोर्ट लोकल कम्युनिटी। तो जहाँ कमर्शियल एरिया है वहाँ पर कमर्शियल टाइप के रोड, मतलब थोड़ा सा सिटी से मतलब थोड़ा स्पेसिंग वहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। जो लोकल रोड्स हैं, रेजिडेंशियल रोड्स हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, इस टाइप से, ताकि लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स, सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स, रोड के साइन, लाइटनिंग वगैरह सब होने चाहिए। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ट्री लाइंड स्ट्रीट्स, मतलब जो हमारी स्ट्रीट है उसके दोनों ओर क्या कर सकते हैं, ट्रीम हम लगा सकते हैं। जो नालियाँ होती हैं वहाँ से हम स्टॉर्म वाटर को मैनेज कर सकते हैं। एसेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग ड्राइव वे एसेस अलोंग अर्बन रोड्स इज टू मिनिमाइज मेंटेन सेफ्टी एंड ट्रैफिक फ्लो एसेंशियल टेक्निक लाइक कर्ब कट्स एंड एक्सेस रेस्ट्रिक्शन में बी एम्प्लॉयड। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हर कहीं से नहीं घुसने से, हाईवे होता है, अब आजकल जो हाईवे बने आपने देखा होगा कि ऐसे फ्लाईओवर बना हुआ होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे, अब जो नीचे से जा रहा है वो नीचे से जाएगा और वहाँ आगे जाके कहीं पर वो रोड पे थोड़ा सा एक कट आएगा, जहाँ अगर रोड थोड़ा सा चौड़ा होगा तो वो वहाँ पर ही अब ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी रोड के अंदर एंटर कर सकते हैं ना, तो वो एक्सेस मैनेजमेंट हमें करना होता है। रीजनल रोड डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल रोड इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ हाईवे, एक्सप्रेसवे, रूरल रोड्स, देयर डिज़ाइन डिपेंड ऑन इंटेंट, फंक्शन एंड ट्रैफिक वॉल्यूम। एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है ना, PMGSY ग्रामीण सड़क योजना भी चलती है, जो कि शहरों को, सिटी को किसे, गाँव से, है ना, विलेज से जोड़ने का काम करती है। किससे जोड़ने का काम करती है? विलेज से जोड़ने का। लेन कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड लिमिट्स, रीजनल रोड्स में है मल्टीपल लेन इंक्लूडिंग डिवाइडेड अनडिवाइडेड कॉन्फ़िगरेशन। आजकल क्या हो रहा है कि 6 लेन के रोड आपने देखे होंगे, 8 लेन के रोड आपने देखे होंगे कि एक ही रोड पर जो है इस टाइप से, जैसे चौड़ा रोड है तो इस टाइप से जो है मार्किंग लगी हुई होती है, तो यहाँ एक गाड़ी चलेगी, यहाँ एक गाड़ी चलेगी, यहाँ एक गाड़ी चलेगी, यहाँ एक गाड़ी चलेगी, ऐसे 4-4 लेन्स के रोड भी आजकल देखने को मिलते हैं।
Alignment and grading, designers consider the road alignment horizontal, vertical to ensure safety and efficient travel. Proper grading ensure smooth transition between the road section. अब देखिए होता क्या है, जैसे अपन को तो लगता है अपन सीधे रोड पर जा रहे हैं ना, लेकिन वो रोड ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, अलग अलग है ना, इस टाइप से। तो अब ये जो है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कर्व है ना। साथ ही वर्टिकल कर्व जो फ्लाईओवर आते हैं बीच बीच में हम पाते हैं, या पहाड़ी आती है, तो इस टाइप के कर्व को बोलते हैं वर्टिकल कर्व। अब इनकी डिज़ाइनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि हम हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन में पढ़ते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि जो कंफर्ट कंडीशन है, ड्राइवर कंफर्ट कंडीशन वो हो, और अचानक से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कई बार ज़्यादा ना हो, गाड़ी पलटने की नौबत ना आए, तो हम अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। शोल्डर्स एंड क्लियर जोन्स, जो रोड होता है अपना, जो मेन रोड होता है उसके साइड में आपने देखा होगा कि खाली जगह होती है ना, लगभग 2.5 मीटर के आसपास तक हम ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस जगह को हम बोलते हैं शोल्डर, क्या बोलते हैं, SHOULD या शोल्डर। शोल्डर जैसे आपका सिर है, तो ये सिर जो है ये आपका रोड है, और शोल्डर जो है उसके साइड की खाली ज़मीन है, जहाँ पर इनकेस कोई कार ख़राब हो जाती है ना, किसी को रेस्ट करना है, तो वो साइड में लगाकर गाड़ी रेस्ट कर सकता है। इंटरचेंजेस एंड इंटरसेक्शन, डिजाइन इंटरचेंज एंड इंटरसेक्शन विद कंसिडरेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, टर्निंग मूवमेंट एंड सेफ्टी इज क्रिटिकल फॉर रीजनल नेटवर्क। जहाँ पर भी इंटरचेंजेस, तो ट्रैफिक इंटरचेंज होता है, एक लेन से दूसरी लेन में जाता है, तो उसको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इंटरसेक्शन, जहाँ पर वो क्रॉस कर रहा है एक ट्रैफिक, एक दूसरे ट्रैफिक को, तो वहाँ पर हमें अलग अलग सेफ्टी मेजर, ट्रैफिक लाइट, फ्लाईओवर, इस टाइप की चीज़ें हम वहाँ पर बना सकते हैं। गर्दन दुखने लग गई। ब्रिज डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं, रीजनल रोड्स में इंक्लूड ब्रिजेस एंड ओवरपास टू क्रॉस वाटर बॉडीज एंड अदर ऑब्स्टेकल। डिज़ाइन मस्ट मीट सेफ्टी एंड लोड बियरिंग रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी ब्रिज हैं, रोड को क्रॉसिंग की जगह पर हम अंडरपास, ओवरपास, जैसे रेलवे लाइन जो है पास करती है उसके अंदर अंडरपास हम बना देते हैं, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट आपको अपने मेन एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, और ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करके लिखना पड़ेगा। Rural and agriculture consideration, in region with agriculture or rural land use, road design should consider the need of heavy agriculture machinery and safe movement of farm vehicles। जो फार्म व्हीकल्स हैं आजकल बड़े बड़े आपने देखे होंगे, बड़े बड़े फार्म व्हीकल्स होते हैं, तो उनका मूवमेंट भी इजीली हो पाए। सीनिक एंड टूरिस्ट रूट, रीजनल रोड्स ओपन थ्रू सीनिक एरियाज और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एंड रोड डिज़ाइन कैन एम्फेसाइज एस्थेटिक एंड सेफ्टी टूरिस्ट। तो आसपास अगर पहाड़ियाँ होगी, पेड़ पौधे होंगे, तो उसे एक सीनिक व्यू आएगा, है ना। टूरिस्ट रूट, एनवायरमेंटल मिटिगेशन लाइक अर्बन रोड्स, रीजनल रोड्स डिजाइन शुड इनकॉर्पोरेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मिटिगेट मेजर टू मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट्स। तो हमें कुछ ऐसे सिस्टम्स, हैबिटेट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ग्रीन अंडरपास जो होता है, या ग्रीन ओवर ब्रिज जो होता है, उसमें क्या होता है कि हाईवे तो नीचे से निकल गया, और ऊपर से एक पूरा का पूरा पहाड़ी जैसा है, जिसमें से जानवर एक दूसरे से दूसरी क्रॉसिंग में करते हैं, ठीक है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड एंड इंटरसेक्शन सर्वे एंड स्टडीज़। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, धीरे धीरे वीडियो वायरल होगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। इसमें मैंने आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा दिया, लगभग डिज़ाइनिंग वाला पार्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन ट्रैफिक की नॉलेज आपको मैंने पूरी दे दी है। अब जियोमेट्रिक डिज़ाइन होती है, जिसमें हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड एंड इंटरसेक्शन इन्वॉल्व्स दी layout, dimension and alignment of roadways intersection to ensure safe and efficient traffic flow. Surveys and studies play a crucial role in the process by providing essential data and insights। कुछ पढ़ते हैं, अलग अलग सर्वे हमें करने पड़ते हैं। रोड का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले रोड का जो है क्लासिफिकेशन वो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जो रोड होते हैं वो 5 टाइप के रोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्सप्रेसवे, हाईवे, उसके बाद आते हैं आपके जो हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे है ना, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है। फिर आते हैं आपके विलेज रोड्स, फिर आते हैं आपके OTR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, है ना, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये 5 टाइप के होते हैं। सिटी का जो रोड है वो अलग अलग टाइप का होता है। वो होता है आर्टीरियल, सब आर्टीरियल, है ना, कलेक्टर स्ट्रीट, कल्डेसेक, जहाँ पर डेड एंड आ जाता है ना, जहाँ डेड, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहाँ जैसे आप किसी गली में जा रहे हो और वहाँ आगे रास्ता ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? कल्डेसेक, है ना। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कल्डेसेक बोलते हैं।
Road alignment determines the horizontal vertical layout of the road. The horizontal alignment refers the road plan view including curve, tangent, super elevation. The vertical alignment pertains to grade, slope and road profile. मैंने आपको बताया ना कि जो टेढ़ा मेढ़ा मुड़ रहा है रोड, वो तो क्या हो रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, और जो ऊपर नीचे हो रहा है मतलब ऊपर चढ़ रही गाड़ी नीचे उतर रही है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। तो ये प्रॉपर होने चाहिए। क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन, द क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन डिफाइंस द विड्थ, नंबर ऑफ लेन्स एंड फीचर्स सच एज मीडियन, शोल्डर, साइड बॉक्स। मीडियन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पहले क्रॉस सेक्शन समझिए। जो भी जैसे आपका एक हाईवे है, इसके बीच में एक मीडियन होता है जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, फिर 2 या 3 लेन का वो हाईवे होता है, 2 या 3 लेन का वो हाईवे होता है, उसके साइड में शोल्डर होता है, उसके साइड में भी लैंड ऑक्यूपाइड होती है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन पूरा का पूरा, है ना। अब इस क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, मीडियन डिज़ाइन करना, शोल्डर डिज़ाइन करना, साइड वाइड डिज़ाइन करना। लैंड विड्थ इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वॉल्यूम ट्रैफिक। जिस टाइप का वॉल्यूम है, मतलब हम उसके लिए एक वॉल्यूम काउंट सर्वे करते हैं, उस हिसाब से जो है जनरली जहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर हम, और जहाँ पर हमें हाई स्पीड रोड्स देने होते हैं, वहाँ पर हम जो लेन है वो वाइडर 3 लेन, 6 लेन, 4 लेन इस टाइप के रोड्स हम बनाते हैं। इंटरसेक्शन डिजाइन, इंटरसेक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग सेफ एंड एफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट। की एलिमेंट इंक्लूडिंग टर्निंग लेन, क्रॉसवॉक, ट्रैफिक सिग्नल, स्टॉप साइंस, पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़। तो जहाँ इंटरसेक्शन, जहाँ पर ट्रैफिक क्रॉस हो रहा है एक दूसरे, तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होने चाहिए। क्रॉसवॉक क्या होता है, जैसे जो पैदल चल रहे हैं, एक सेकंड, ये क्या हुआ, तो जो क्रॉसवॉक है तो वहाँ पर क्या करना है हमें, पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखना है, स्टॉप साइंस अवेलेबल होने चाहिए जगह जगह पर, फुटपाथ अवेलेबल होना चाहिए। क्रॉसवॉक मतलब आप बोल सकते हैं कि इसे जो मेन, जैसे मेन मेकर रोड, जैसे एक हॉस्पिटल है, मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है मान लीजिए, है ना। अब हॉस्पिटल से सामने मेडिकल स्टोर सामने है और बीच में एक 4 लेन या 2 लेन रोड है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि एक ऊपर से पेडेस्ट्रियन क्रॉसवॉक बना देते हैं। लोग यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लिफ्ट के माध्यम से यहाँ चलते हैं, वहाँ आ जाते हैं, यहाँ से या अंडर से भी हो जा सकते हैं, ठीक है। साइड डिस्टेंस, इंश्योरिंग एडिक्वेट साइड डिस्टेंस इज फॉर सेफ रोड साइडिंग। अब इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप की साइड डिस्टेंस आती है। पहली आती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, क्या आती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और दूसरी आती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। 2 मेजर है इसमें, स्टॉपिंग और ओवरटेकिंग। एक इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है। अब गाड़ी से आप जा रहे हैं तो अचानक से आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा और आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़े, तो वो ब्रेक अप्लाई करने मतलब आपकी टक्कर ना हो और सेफली आप उस जगह तक रुक जाएं, तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, है ना। इसमें 2 टाइप की डिस्टेंस होती है, एक होती है अपनी ब्रेकिंग डिस्टेंस, है ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस, और एक होती है अपनी लेग डिस्टेंस। मतलब जब आदमी देखेगा तो उसको देखने का पता मिलेगा। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है VT, इसमें T जो है वो फिक्स होता है 2.5 सेकंड, V स्पीड ऑफ द व्हीकल प्लस V²/2GF, ये एक फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला VT + V²/2GF। F जो है वो फ्रिक्शन है, T टाइम है, V वेलोसिटी है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में क्या होता है कि एक छोटा सा सिनेरियो समझिए, ये व्हीकल A है, ये B है, ये B है, ये A है और ये C है। अब इस A व्हीकल को, इस B वाले व्हीकल को ओवरटेक करना है, तो वो 2 सेकंड तो इसके बराबर स्पीड पे चलेगा और फिर एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करके वो यहाँ पर आएगा, इतने में C वाला व्हीकल भी आ रहा, तो इससे ही बचना है। तो इसमें क्या होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं D1, फिर ये D2, है ना, और फिर आप जो है ये D3, D1, D2, D3 से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए मैं एक पर्टिकुलर आपके लिए क्लास रख दूंगा जिसमें पूरी की पूरी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि एक व्हीकल को दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए जितनी डिस्टेंस की आवश्यकता होती है उसे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहा जाता है। राउंड अबाउट्स, सिंपल सी बात है कि राउंड अबाउट्स वही होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है वो फोर्सफुली अपनी स्पीड कम करने के लिए मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे रेंगता रेंगता घूमेगा, यहाँ जाएगा, इधर से आ रहा है उसको इधर जाना, धीरे धीरे रेंगता हुआ इधर आएगा, इधर ही मुड़ जाएगा, है ना, तो वो अपनी स्पीड को स्लो करने के लिए मजबूर हो जाता है। ग्रेड सेपरेशन, फ्लाईओवर हो गए
या अंडर पासेस हो गए रेलवे और है ना रिवर क्रॉस कर रही है तो रिवर के ऊपर ब्रिज हो गए, रेलवे के नीचे अंडर पासेस हो गए, ये ग्रेड सेपरेशन होते हैं, मतलब अलग अलग रोड क्रॉस हो रहा है उसके नीचे, ये एक ग्रेड पे नहीं अलग अलग ग्रेड पे है। पेडेस्ट्रियन बाइसिकल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, साइड वॉक्स, बाइक लेन्स, अलग से ड्रेनेज डिजाइन, प्रॉपर डिजाइन ऑफ इंक्लूड लेआउट स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट फीचर सच एज डिचेस, कल्वर्ट्स एंड रिटेंशन बेसिन टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड इरोजन। तो क्या होता है कि कई बार पानी बहुत ज़्यादा गिर जाता है और पानी अगर मिट्टी अगर आपके रोड के ऊपर सेव है तो कहीं ना कहीं इरोजन मिट्टी के कटाव का कारण बन जाता है। तो उसके लिए आपको उसका ड्रेनेज, मतलब उसमें क्या करते हैं, एक वर्ड आता है कैम्बर। कैम्बर में क्या होता है, अपने को रोड जो वो दिखता है वो सिंपल होता है, लेकिन ये रोड जो है थोड़ा सा उसका अलाइनमेंट हमें मिलता है, जिससे क्या होता है पानी बहकर साइड में आ जाए और बीच में ना रुके, है ना। तो उस टाइप से हम उसकी ड्रेनेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सर्वे एंड स्टडीज़ की, कौन कौन से सर्वे करने पड़ते हैं। टोपोग्राफिक सर्वेस हमें करने पड़ते हैं। दी सर्वेस प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट टेरेन, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेचुरल फीचर्स ऑफ एरिया। टोपोग्राफी डाटा इज क्रूशल फॉर अलाइनमेंट डिज़ाइन। तो जो भी इस सिटी के अंदर सब चीज़ें अवेलेबल है, पेड़ पौधे, गलियाँ, नदियाँ, सबका सर्वे हमें करना पड़ता है। ट्रैफिक स्टडीज़, अलग अलग ट्रैफिक का वॉल्यूम, ट्रैफिक की बेसिक स्पीड्स, किस टाइप का पैटर्न है, कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है, कौन सी गाड़ियाँ कम चलती है, इस टाइप की स्टडीज़ हम करते हैं। जियो टेक्निकल स्टडीज़ असेस द सॉइल एंड सब सर्फेस कंडीशन टू डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ द साइट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। तो वहाँ पर कैसी मिट्टी अवेलेबल है, कैसी सोइल अवेलेबल है, उसकी क्या सूटेबिलिटी है, क्या स्टेबिलिटी है, क्या बियरिंग कैपेसिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं रोड, क्योंकि रोड जो है एक हैवी स्ट्रक्चर है। Environmental impact assessment, these studies evaluate the potential environmental impacts of the road construction and guide the incorporation of mitigation measures। EIA बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी रोड डिज़ाइन आप कर रहे हैं तो उसके लिए पेड़ पौधों की कटाई कम से कम होनी चाहिए, होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है लोगों की सुविधा के लिए, और आपको साथ ही वो प्लान भी देना पड़ता है कि हम इसके लिए बजाय बीच में मीडियन बनाएंगे, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे। यूटिलिटी सर्विस है, आइडेंटिफाई लोकेशन अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जा रही है, मान लीजिए हाईवे आपने बना दिया ऊपर और अंदर से मान लीजिए कोई इसी पर्टिकुलर लाइन जा रही है तो वो यूटिलिटी फिर वापस तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। आपके गली मोहल्ले में जनरली होता ही होगा कि रोड बना फिर खोदा, फिर रोड बना फिर खोदा। सेफ्टी असेसमेंट, एनालाइज एसिड डाटा टू आइडेंटिफाई हैजार्डस रोड सेगमेंट और इंटरसेक्शन, इन्फॉर्म डिज़ाइन इंप्रूवमेंट्स। जहाँ जहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं उन लोकेशन को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं और कंट्रोल मेजर्स भी लिए जा सकते हैं कि आप ट्रैफिक को स्लो करा सकते हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज़, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इकोनॉमिक स्टडीज एवेल्यूएट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स। पब्लिक एंगेजमेंट, पब्लिक ओपिनियन सर्वे एंड कम्युनिटी फीडबैक हेल्प पब्लिक प्रेफरेंस, क्या क्या प्रेफरेंस है पब्लिक का एंगेजमेंट। लैंड एक्विजिशन डिटरमाइन लैंड नीड फॉर रोड एक्सपांशन ऑफ न्यू रोड कंस्ट्रक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, इसमें बहुत लड़ाइयाँ होती है। क्या मेन जो सबसे रोड प्लानर जो होते हैं ना उनका काम ये होता है कि लैंड को कैसे एक्वायर करें। जो हाईवे अथॉरिटीज़ होती है उनके मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण होता है कि लैंड, क्योंकि कोई भी अपनी ज़मीन नहीं देना पड़ेगा, है ना, लेकिन रोड तो बनाने हैं, पब्लिक का डेवलपमेंट के लिए अपने काम तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जो है लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यू लैंड का एक्विजिशन के लिए अलग अलग रूल्स है। गाँव में 4 गुना पैसा दिया जाता है, शहरों में 2 गुना पैसा दिया जाता है, लेकिन वो डीएलसी रेट का दिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जनरली अगर मान लीजिए 4,000 रुपये का एक प्लॉट है तो उसकी डीएलसी रेट कुछ 1700-1800 रुपये ही आएगी, ठीक है ना। 1700-1800 अगर वो डबल भी कर देंगे तो भी उसको मार्केट भाव से कम ही मिलता है, तो इसलिए लोग अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव जियोमेट्रिक रोड डिज़ाइन एंड द रोल सर्वे स्टडीज आर वाइटल फॉर इंश्योरिंग सेफ, एफिशिएंट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। टाइम जो सर्वे हैं इन सब का यूज़ करते हुए हम इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल बना सकते हैं, है ना। प्लानर्स, इंजीनियर्स का काम कर सकते हैं कमेटी के अंदर, और जो एडवर्स इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के उसको हम दूर कर सकते हैं। ये हमारा एज ए टाउन प्लानर का काम होता है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, बहुत ही मेहनत लग रही है लेक्चर्स में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।